दोस्तों आज हम बात करेंगे दृश्यम 2 की। इसके लिए सबसे पहले आपको दृश्यम 1 देखनी पड़ेगी, जो मैंने पहले एक्सप्लेन की हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जोसेफ नाम के आदमी से, जो पुलिस से भाग रहा था, और वो जॉर्ज को पुलिस स्टेशन में लाश गाड़ते हुए देख लेता है। फिर वो अपनी पत्नी मैरी के पास जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। मैरी दरवाज़ा खोलती है, लेकिन वो जोसेफ को अंदर नहीं आने देती, और इसी बीच पुलिस आके जोसेफ को पकड़ लेती है। पुलिस जोसेफ को ले जाती है और सीन शिफ्ट होता है 6 साल बाद, जहाँ हमें हमारे मेन कैरेक्टर जॉर्ज और रानी दिखाए जाते हैं। जॉर्ज और रानी एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, वो अपनी बेटियों की शादी कैसे कराएंगे। और इसी बीच में पता चलता है कि जॉर्ज एक मूवी का प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, और उसका स्क्रीन प्ले भी लिखवा रहा है, जिस पर उसने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए हैं। और रानी इसी बात से नाराज़ होती है, क्योंकि उसे अपने बेटियों के फ्यूचर की चिंता होती है। पर जॉर्ज रानी को अश्योर करता है कि वो सब संभाल लेगा, और रानी किसी बात की चिंता ना करे। सीन अब जॉर्ज के पड़ोसी साबू और सविता पे शिफ्ट, जहाँ साबू सविता को दारू के लिए पैसे देने पर पीट रहा होता है। यहीं जॉर्ज सविता को बचाता है और उसे समझाता है कि वो पुलिस में साबू के खिलाफ़ कंप्लेन करे, ताकि पुलिस उसे वार्निंग दे जाए, ताकि वो सविता को आगे से नहीं पीटेगा। लेकिन सविता ये नहीं मानती। आगे हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज अपनी बड़ी बेटी अंजू को कॉलेज छोड़ने जाता है, और अंजू वही है जिसके साथ वरुण वाला केस हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज के गांव वाले तरह तरह के रूमर्स बनाते हैं कि अंजू और उस लड़के का कुछ ना कुछ अफेयर होगा, और उसी ने वरुण को बुलाया होगा और जॉर्ज ने देख लिया होगा, इसलिए जॉर्ज ने वरुण को मार दिया। और इस तरह की घटनाएं और अफवाहें वहाँ पे फैली हुई होती हैं। फिर हमें जॉर्ज को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ वो CCTV कैमरास अपने पूरे ऑफिस में और ऑफिस के बाहर लगाता है। और जॉर्ज का ऑफिस पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने होता है, जहाँ उसने वरुण की लाश गाड़ी थी। उसके बाद जॉर्ज के सामने वाले होटल को दिखाया जाता है, और फिर जॉर्ज के थिएटर को, जो उसने भी नया बनवाया था अपने बीवी के नाम पे, रानी। कहानी में अब एंट्री होती है एस प्रभाकर की। एस प्रभाकर को हम जानते हैं पिछली मूवी से, वो वरुण के पिता हैं, और वो जॉर्ज से पूछते हैं कि उन्होंने उसके बेटे को कहाँ मारा, कहाँ है उसकी लाश, क्योंकि वो अब उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, नहीं तो उन्हें चैन नहीं मिलेगा। लेकिन जॉर्ज कहता है कि अब वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो सब पुरानी बातें हैं, उन्हें भूल जाइए। प्रभाकर जॉर्ज से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जॉर्ज उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, यह कहकर माफ़ी मांगकर चला जाता है। सीन अब शिफ्ट होता है जॉर्ज की छोटी बेटी अनु पर, जहाँ उसका आज स्कूल में आखिरी दिन है, और वो सब अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करती है कि वो अपनी छुट्टियों में क्या करेंगे। आगे में दिखाया जाता है कि जॉर्ज अपने स्क्रीन प्ले राइटर विनय चंद्रन, जिसे विनय कहते हैं, से बात कर रहा होता है, और जॉर्ज अपने फिल्म के क्लाइमैक्स से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता। इसी रिगार्डिंग वो उससे बात कर रहा है। आगे में दिखाया जाता है कि रानी और सविता आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे सविता रानी को बताती है कि गांव में तरह तरह के रूमर्स फैले हुए हैं कि अंजू का उस लड़के से कोई अफेयर था। सीन अब जॉर्ज की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ अपने दोस्त राजन के साथ शराब पी रहा होता है, और उसने राजन को अपनी फिल्म में एक छोटा कैरेक्टर निभाने के लिए भी वादा किया होता है। राजन उससे पूछता है कि कब तुम्हारी फिल्म शुरू हो रही है, लेकिन जॉर्ज कह रहा है कि स्क्रीन प्ले में थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जल्द ही फिल्म शुरू हो जाएगी और तुम उसमें काम करोगे। सीन अब शिफ्ट होता है रानी और सविता की तरफ, जहाँ रानी सविता को अपने साथ रात को सोने के लिए बुलाती है, क्योंकि जॉर्ज जब भी शराब पीता है तो घर वापस नहीं आता, वो किसी कॉटेज में जाके सो जाता है। सविता रानी को कंपनी देती है, जहाँ फिर वही दोनों बात कर रहे होते हैं कि गांव में रूमर्स चल रहे हैं कि रानी की बेटी अंजू का उस लड़के से कोई अफेयर था, इसलिए जॉर्ज ने उसे मार दिया। और ये बात सुनकर रानी अपसेट हो जाती है। सुबह जब सविता जॉर्ज और रानी के घर से जाती है, तो उसे जॉर्ज आते हुए मिलता है और पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो उसने बताया कि साबू ने मुझे मारा। तो जॉर्ज ने सविता को साबू की कंप्लेन करने को कहा, लेकिन सविता नहीं मानी। सीन आगे शिफ्ट होता है अंजू, अनु और जॉर्ज और रानी की तरफ, जहाँ वो सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ अंजू और पढ़ना चाहती है, इसलिए शादी नहीं करना चाहती, लेकिन रानी को अंजू की शादी की चिंता होती है। वो जॉर्ज को बताती है कि गाँव में तरह तरह के रूमर्स हैं, लेकिन जॉर्ज इन सब बातों की परवाह नहीं करता। आगे में दिखाया जाता है जॉर्ज के सामने वाली होटल, जिसका ऑनर सुलेमान था, वहाँ पर भी लोग जॉर्ज की बेटी और जॉर्ज के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और ये सब बातें जोसेफ, जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, वो सुन रहा होता है। वो अब जेल से छूट चुका होता है। जॉर्ज के बारे में सुनते ही उसे कुछ याद आता है, लेकिन इसी बीच बाहर एक एक्सीडेंट होता है
और इस घटना की वजह से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सीन अब मैरी पे शिफ्ट होता है, जहाँ जोसेफ मैरी से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उसके भाई को मार दिया था, लेकिन मैरी जोसेफ को भगा देती है और उसको माफ़ नहीं करती है और दरवाज़ा बंद करके अकेले में रोने लगती है। जोसेफ अब सुलेमान के पास जाता है कि उसे कुछ काम मिल जाए, लेकिन सुलेमान बोलता है कि उसके पास कोई काम नहीं है। जॉर्ज शायद उसे कोई काम दे सके क्योंकि उसने नया थिएटर खोला है। जोसेफ को फिर जॉर्ज के बारे में कुछ याद आता है और फिर यहाँ पे एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर फिलिप की, जो जॉर्ज के सामने वाले पुलिस स्टेशन में ही पुलिस ऑफिसर होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंजू पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ से बहुत डर जाती है और बताती है कि बाहर पुलिस आई है। तो जॉर्ज उसे समझाता है पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और दरवाज़ा तुम ही खोलो, देखो पुलिस क्या कह रही है। फिर अंजू दरवाज़ा खोलती है और सामने पुलिस को देख के डर जाती है, लेकिन तब हमें पता चलता है कि पुलिस उनके लिए नहीं बल्कि उनके पड़ोसी के लिए आई थी, क्योंकि रानी ने साबू के खिलाफ़ कंप्लेन की थी कि वो सविता को मारता है। तो पुलिस साबू को वार्निंग दे जाती है और कहती है कि आगे से अगर उसने अपनी पत्नी को पीटा तो वो उसे पुलिस जेल में बंद कर देंगे। साबू पुलिस वालों की बात मान जाता है, लेकिन वो जॉर्ज की फैमिली से अब और भी ज़्यादा नफरत करने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंजू को एक नाइटमेयर आता है जिसमें हमें पुलिस ऑफिसर गीता को दिखाया जाता है, जो अंजू को डरा रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि उस हादसे के बाद अंजू को दौरे पड़ते हैं और जॉर्ज उसे फिर सुबह डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि अंजू को ये दौरे रेगुलर पड़ने लग गए हैं, इसलिए डॉक्टर उसे अंजू का ख्याल रखने के लिए कहती है। दोस्तों, कहानी में अब आता है एक ट्विस्ट, जहाँ हमें पता चलता है साबू और सविता जो जॉर्ज के पड़ोसी हैं वो असल में भी एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो पुलिस ऑफिसर फिलिप के कहने पर उनके पड़ोसी बने हुए हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आखिर जॉर्ज ने और उनकी लाश को कहाँ गाड़ा है, ताकि उस केस को रीओपन करके वो जॉर्ज को सज़ा दिला सकें। साबू और सविता बताते हैं कि इन 2 सालों में जब से वो जॉर्ज के पड़ोसी रहे उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक कि उन्होंने उसके घर में कई सारे माइक भी फिट किए, लेकिन जॉर्ज ने इन 2 सालों में कभी भी वरुण की लाश के बारे में किसी को भी नहीं बताया, ना उसके बारे में कोई बात की। फिर हमें पता चलता है कि पुलिस उस केस की इन्वेस्टिगेशन सीक्रेटली फिर से शुरू कर देती है और इसी बीच सविता भी रानी से बार बार पूछती है, उसे इंसिस्ट करती है कि आखिर कहाँ जॉर्ज ने वरुण की लाश को छुपाया था, लेकिन रानी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जॉर्ज को भनक लग जाती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस एक आदमी के पास जाती है, जहाँ वो आदमी उन्हें बताता है कि उसने जॉर्ज की कार को उस रात सेंट जोसेफ चर्च के पास देखा था। तो पुलिस को शक हो जाता है कि शायद वरुण की लाश जॉर्ज ने सेंट जोसेफ चर्च के पास छुपाई हो या उसके अंदर गाड़ी हो, इसलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन वहाँ से स्टार्ट करती है। हमें दिखाया जाता है आगे कि रानी और सविता चर्च से वापस आ रहे होते हैं और उसी दौरान पुलिस की गाड़ियाँ भी चर्च की तरफ जा रही होती हैं। तब सविता रानी को बताती है कि पुलिस को ये शक है कि शायद वरुण की लाश सेंट जोसेफ चर्च के नीचे गड़ी है। और इसी बीच हमें आगे दिखाया जाता है कि जोसेफ जॉर्ज से मिलता है, उसे टकराता है और उसे हाय कहता है और जॉर्ज भी उसे नॉर्मल तरीके से हाय कहता है। फिर जॉर्ज को ये शक होता है थोड़ा और वो सुलेमान से पूछता है आखिर वो कौन था जो मुझे ऐसे हाय कह रहा था कि जैसे वो मुझे बहुत टाइम से जानता है। रानी जॉर्ज को फ़ोन करके जल्दी आने को कहती है। जॉर्ज भी थिएटर से रानी के लिए घर की ओर निकलता है, जहाँ में पता चलता है कि साबू और सविता उनकी बातें सुन रहे होते हैं जो उन्होंने उनके घर पे माइक लगाए थे। अब रानी जॉर्ज से पूछती है कि आखिर अब तो बता दो उसने वरुण की लाश को कहाँ गाड़ा है। पुलिस को शक है कि वो सेंट जोसेफ चर्च के अंदर गड़ी है, क्या ये सही है? लेकिन जॉर्ज कहता है तुम इस बारे में कुछ मत पूछो प्लीज़, क्योंकि वो तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। जॉर्ज अपना मुँह नहीं खोलता, इसलिए साबू और सविता डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सीन अब आगे शिफ्ट होता है जोसेफ की तरफ, जो सुलेमान की होटल से चाय पी के वापस जा रहा था और सामने ही उसको वो पुलिस स्टेशन दिखता है जहाँ उसने उस रात जॉर्ज को वरुण की लाश गाड़ते हुए देखा था। तभी उसे कुछ याद आता है कि उसने जॉर्ज को वहाँ पे वरुण की लाश गाड़ते देखा था और वो पुलिस इंस्पेक्टर फिलिप को फ़ोन करता है और बताता है कि उसे उस बारे में सब पता है और वो उसके लिए कुछ पैसों की डिमांड भी करता है, 5 लाख रुपए। लेकिन फिलिप इन सब बातों से नकार देता है और उसको वापस भागने को कहता है। लेकिन जोसेफ उसे उस रात के बारे में थोड़ी कहानी बताता है और फिलिप को शक होता है कि उसे सब पता है, इसलिए वो एस प्रभाकर और इंस्पेक्टर रॉय को भी बुला लेता है और गीता भी वहाँ आ जाती है। इससे जोसेफ उनको आगे की कहानी बताता है। जोसेफ बताता है कि वरुण की लाश कहीं और नहीं बल्कि उसी पुलिस स्टेशन के नीचे गड़ी हुई है जहाँ जॉर्ज का ऑफिस है। वो जॉर्ज के ऑफिस के जस्ट सामने वाले पुलिस स्टेशन में ही वरुण की लाश गड़ी हुई है। इसलिए
गीता और रॉय सीनियर ऑफिसर्स के पास जाते हैं और उस पुलिस स्टेशन की खुदाई के बारे में परमिशन मांगते हैं। रॉय बताता है पुलिस स्टेशन की खुदाई ऐसे होनी चाहिए ताकि किसी को भी पता न चले, ये खुदाई सीक्रेटली होनी चाहिए। पुलिस भी इस बात का ध्यान रखती है कि किसी को भी उस खुदाई के बारे में पता न चले। लेकिन जॉर्ज का ऑफिस पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने था और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, जिससे जॉर्ज को पता चल जाता है कि सामने पुलिस स्टेशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ तो है जिसका पुलिस को पता चल गया है। इसलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी उठाता है और अपने ऑफिस की तरफ भागता है। खुदाई में मजदूरों को एक स्केलेटन यानी कंकाल मिलता है। पुलिस उस स्केलेटन को बाहर निकालती है और लैब में चेक करने के लिए भेज देती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि विनय ये रिपोर्ट न्यूज़ पे देखता है कि पुलिस को कोई नरकंकाल मिला है और इसके लिए वो जॉर्ज को सस्पेक्ट मानते हैं। आगे में दिखाया जाता है कि रॉय गीता और प्रभाकर को ये बताता है कि मरने वाले की उम्र 14 से 20 साल की है और उसके सर पे एक चोट भी लगी है। डीएनए रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जॉर्ज का केस अब कोर्ट में वापस चला जाता है, जहां जज वकील को एक दिन की मोहलत देता है कोर्ट में सबूत पेश करने के लिए। रॉय जॉर्ज और उसकी पूरी फैमिली को बुलाता है और जॉर्ज से पूछता है कि उसने वरुण को क्यों मारा, लेकिन जॉर्ज साफ साफ बोल देता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा, ये सब उस पर बेवजह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तभी रॉय जोसेफ को बुलाता है और जोसेफ जॉर्ज को पहचान लेता है, लेकिन जॉर्ज कहता है वो जोसेफ को पहली बार देख रहा है, वो जोसेफ को नहीं जानता। गीता जॉर्ज को थप्पड़ मारती है और उससे पूछती है आखिर उसने उसके बेटे को क्यों मारा। सविता और साबू भी अपने पुलिस यूनिफॉर्म में उनके सामने आते हैं, जिसका रानी और जॉर्ज को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। गीता अब अंजू से पूछती है कि आखिर उसने उसके बेटे को वहाँ क्यों बुलाया, आखिर उसने उसके बेटे को क्यों मारा, लेकिन अंजू को दौरे पड़ते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाती है। जॉर्ज ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर रॉय और फिलिप को ये बताता है कि कत्ल उसने किया है, उसकी फैमिली को जाने दे, और वो अब अगले कमरे में उसको कत्ल कैसे किया ये सब बता रहा होता है और वो कबूल करता है कि वो कोर्ट में सच सच कहेगा। पुलिस जॉर्ज को उसके घर से कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाते हैं और उसके घर के बाहर बहुत भीड़ जमा हो जाती है। इसी बीच रॉय गीता और प्रभाकर को अपने फार्म हाउस पे बुलाते हैं और फिलिप को कहता है कि उसे कोर्ट की एक एक जानकारी चाहिए, और तभी हमें पता चलता है कि विनय को भी वहाँ पे बुलाया गया है। विनय वही है जिसने जॉर्ज की फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है। वो उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले जॉर्ज ने उसे उसकी फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए अपॉइंट किया था, लेकिन जॉर्ज उस फिल्म के क्लाइमेक्स से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। फिल्म इस प्रकार थी कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था कृष्णमूर्ति और उसका बेटा था ज्योतिष। ज्योतिष को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था और उसी कॉलेज में एक और लड़का था ऋतुराज, उससे भी पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। और एक दिन ऋतुराज ज्योतिष के घर जाता है, जहाँ ज्योतिष ऋतुराज की हत्या कर देता है। ये सब देखकर कृष्णमूर्ति ज्योतिष को वहाँ से भगा देता है और ऋतुराज की बॉडी को एक अंडर कंस्ट्रक्टेड पार्टी ऑफिस के नीचे गाड़ देता है। इससे इन सबको पता चलता है कि जॉर्ज ने अपनी ही स्टोरी को फिल्म के रूप में दिखाना चाहा है। विनय आगे बताता है कि जॉर्ज कुछ महीने पहले उसके पास आया था और उसने एक नॉवेल पब्लिश की जो उसने खुद के नाम से नहीं, का नाम था दृश्यम। इसी बीच रॉय को फ़ोन आता है कि जॉर्ज ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया है, यानी जो भी जॉर्ज ने रॉय के सामने कहा था वो सब जॉर्ज ने कोर्ट रूम में मानने से इनकार कर दिया। तो जॉर्ज की लॉयर रेणुका जज को बताती है कि उसके क्लाइंट से ज़बरदस्ती पुलिस ने जुर्म कबूल करवाया है और ये सब इस नावल से इंस्पायर है जिसका नाम है दृश्यम। विनय आगे बताता है कि कुछ महीनों पहले जॉर्ज उसके पास वापस आया था एक नया क्लाइमेक्स लिख के, जिसमें उसने विनय से पूछा था कि अगर पुलिस को लाश का स्केलेटन मिल जाता है तो फर्दर प्रोसेस यानी आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो विनय अपने एक पुलिस ऑफिसर से उस आगे के प्रोसेस की जानकारी लेके जॉर्ज को बता देता है। तो हम समझ जाते हैं कि जॉर्ज उसी प्रोसेस को अब अपने रियल लाइफ में फॉलो कर रहा है और गीता भी यह समझ जाती है। फिल्म में आगे जज जॉर्ज को बाइज्जत भरी कर देते हैं और जॉर्ज वहाँ से छूट जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे जॉर्ज इतने सालों से यह देख रहा था कि उसे वरुण की एज की ही कोई लाश मिल जाए। इसके लिए वो रोज़ अखबार में देखता था कि उसे ऐसा कुछ पता चल जाए कि कोई भी ऐसी एज का बंदा मरा हो जिसके सर पे चोट लगी हो और वो वरुण की एज का ही हो। इसके लिए उसे एक लाश मिल भी जाती है, जिसके लिए जॉर्ज उस आदमी से भी दोस्ती करता है जिसने उस लाश को दफनाया था। वो उससे दोस्ती करके उस लाश के हड्डियों के कुछ पार्ट्स मांगता है और वो आदमी जॉर्ज को वो पार्ट्स दे देता है।
जॉर्ज अब फॉरेंसिक लैब के वॉचमैन से भी दोस्ती कर लेता है। ये वही आदमी होता है राजन, जिसे जॉर्ज ने अपनी फिल्म में काम करने के लिए वादा किया था। है ना इंटरेस्टिंग। जॉर्ज राजन को शराब पिलाकर बातों ही बातों में उससे पूछता रहता है कि अगर कोई स्केलेटन फॉरेंसिक लैब में जांच करवाने के लिए आए तो उसे कहाँ रखा जाता है और उसका प्रोसेस क्या होता है, और राजन भी उसे सब बता देता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जॉर्ज को पता चला कि पुलिस को कुछ स्केलेटन मिले हैं और फॉरेंसिक लैब में जांच करने के लिए गए हैं, तो जॉर्ज अपने उस दूसरी लाश के स्केलेटन को निकालता है और उस फॉरेंसिक लैब में जाता है और अपने स्केलेटन को वरुण के स्केलेटन से बदल देता है। इसलिए डीएनए में पता नहीं चलता कि वो स्केलेटन वरुण का स्केलेटन था, क्योंकि जॉर्ज ने उसे बदल दिया था। जॉर्ज वरुण के स्केलेटन को जला देता है और नष्ट कर देता है, और फ़ख्र से वो कोर्ट रूम से बाइज्जत बरी होकर निकलता है। जॉर्ज ने वरुण के कुछ स्केलेटन को अभी भी बचा के रखा हुआ था, इसलिए वो वरुण के स्केलेटन को कुछ पैसों के साथ एक पंडित जी के पास जाता है और वहाँ उसको पोस्ट कर देता है ताकि वो उसका अंतिम संस्कार या अंतिम क्रियाक्रम कर सकें। वो पंडित प्रभाकर और गीता को अपने पास बुलाता है और वरुण का बाइज्जत अंतिम संस्कार करते हैं, और जॉर्ज ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी दृश्यम 2 की कहानी। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। जैसा हमें दिखाया जा रहा था कि सब पुलिस वाले जॉर्ज पे नज़र रखे हुए थे, लेकिन असल में जॉर्ज ही इतने सालों से पुलिस पर नज़र रखे हुआ था और अपना वो प्री प्लान पहले से बना लेता है कि अगर वरुण की लाश बाहर निकलती है तो उसे वो कैसे डिस्पोज करेगा, कैसे उसके स्केलेटन को बदलेगा, ये सब उसने पहले से ही प्लान किया हुआ होता है। तो इस तरह जॉर्ज अपने मास्टरमाइंड प्लान से खुद को और अपनी फैमिली को इस मुसीबत से बचाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी ही मूवीज़ की